नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो और ये हो जाता है सी टेट और यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी टीचिंग परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें आपको सीडीपी के मिल जाते हैं सीडीपी के टोटल 60 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो हैं सारे आपके रहेंगे वन लाइनर में। तो इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टीचिंग परीक्षा का, टीचर का आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सृजनात्मकता से कौन संबंधित है। जो सृजनात्मकता है उससे कौन संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाता है अपसारी चिंतन। ठीक है, तो अपसारी चिंतन किससे संबंधित है, तो इस सृजनात्मकता से संबंधित हो जाएगा। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों से क्या रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनसे रखना चाहिए लक्ष्य केंद्रित। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। शिशु के मस्तिष्क का वजन, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये होता है लगभग 350 ग्राम, 350 ग्राम के आसपास होता है शिशु के मस्तिष्क का वजन। सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है। जो सृजनात्मकता है उसकी पहचान कैसे होती है, तो इसकी पहचान हो जाएगी नवीन परिणाम से। जो भी नवीन परिणाम होगा उसी से उसकी पहचान हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने बताई हैं संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो ये बताई हैं जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी वो अवस्थाएं वो भी आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं ये हो जाती हैं संवेदी। सबसे पहली जो है ये आपकी संवेदी गत्यात्मक अवस्था हो जाएगी और ये हो जाती है 0 से 2 वर्ष तक। ठीक, तो 0 से 2 वर्ष तक संवेदी गत्यात्मक अवस्था, यानी केवल संवेगों के माध्यम से जो ही बच्चा सारे काम करता है। दूसरी हो जाती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक हो जाती है। ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष तक आपकी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी हो जाएगी ठोस या फिर इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाएगा और ये हो जाती है 7 से 11 वर्ष। तो 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब होता है बिल्कुल जो है अब वो बच्चा जो है इतना काबिल हो जाता है, सब चीज़ों को जो है छूना चाहता है और सब चीज़ों से जो है खेलना चाहता है। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। इसके बाद जो 4 नंबर है यह आ जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक। तो औपचारिक जो संक्रियात्मक है वो भी आ जाएगा और ये आ जाता है 11 से 18 वर्ष तक की आयु में। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं दिखाई गई हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो बालक की हो जाएंगी 4 अवस्थाएं, चारों हमने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है। जो प्रकृति पोषण विवाद है ये संबंधित हो जाता है आनुवांशिकी और वातावरण से। ये 60 क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं 23 जोड़े। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके 46। ठीक है, तो 23 जोड़े यहाँ पर माने जाएंगे। इसके बाद किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, ये जुड़ा है गाल्टन का। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। जो प्रकृति पोषण विवाद है उसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है, तो प्रकृति से जो अभिप्राय है वो हो जाता है यहाँ पर जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, तो ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो 8वीं कक्षा के बच्चे के भाषा आकलन के लिए किसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, तो ये माना जाता है साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। ठीक है, किसके लिए है, तो ये है 8वीं कक्षा के बच्चे के लिए साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। इसके बाद परिवार किसका एक साधन है। परिवार किसका एक साधन है, तो परिवार हो जाता है ये अनौपचारिक शिक्षा का,
एक साधन माना जाता है अनौपचारिक शिक्षा का परिवार। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण से क्या सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है, तो यहाँ सम्मिलित हो जाएंगे जैव और अजैव। ठीक है, तो जैव और अजैविक घटक यानी बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, तो ये यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण होता है। इसके बाद बालक की प्रथम पाठशाला क्या है। बालक की प्रथम पाठशाला, तो बालक की प्रथम पाठशाला हो जाएगी परिवार। ठीक, ये प्रथम पाठशाला माना जाता है परिवार को। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है सीखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हो जाते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। इसके बाद यहाँ पर सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो क्या हो जाएगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ हो जाता है व्यवहार में परिमार्जन। क्या भावात्मक सीखने का क्षेत्र है। क्या भावात्मक सीखने का क्षेत्र है, तो हाँ नाम है यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ कहा गया है हाँ बिल्कुल भावात्मक जो है वो सीखने का एक क्षेत्र हो जाएगा। क्या चाक्षुष सीखने की शैली का एक उदाहरण है। जो चाक्षुष है वो सीखने की एक शैली का उदाहरण माना जाएगा, तो बिल्कुल हाँ ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चाक्षुष जो है सीखने की एक शैली का उदाहरण माना जाता है। क्या अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। जो अधिगम है वो केवल ज्ञान प्राप्ति है, तो नहीं, अधिगम जो है ज्ञान प्राप्ति नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच में जो अधिगम शैली है उसके अंतर का कारण क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचरण नीति। शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचरण नीति, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाता है तत्परता से। ठीक है, तत्परता से संबंधित हो जाएगा सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम। क्या तनाव का नियम सीखने का नियम है। जो तनाव का नियम है वो सीखने का नियम है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो है तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल है। क्या बहु अनुक्रिया का जो नियम है सीखने के मुख्य नियमों में शामिल है, तो नहीं, ऐसा जो है यहाँ पर नहीं कहा गया है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्ताव सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्ताव सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो कक्षा शिक्षण में जो पाठ प्रस्ताव है ये हो जाता है तत्परता के नियम से। ठीक है, तत्परता के नियम से जो है संबंधित हो जाएगा। इसके बाद सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है। सीखने के नियम के प्रतिपादक हो जाते हैं थॉर्नडाइक। तत्परता का नियम किसने दिया है, ये भी आपसे पूछा गया है कई बार आपकी परीक्षा में। तो तत्परता का जो नियम है ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, थॉर्नडाइक के द्वारा तत्परता का नियम दिया गया है। इसके बाद SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जो SOR है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये किया गया है वुडवर्थ के द्वारा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया जाता है बेंडूरा के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है। कौशल सीखने की पहली अवस्था हो जाती है अनुकरण। ठीक है, अनुकरण क्या है, तो कौशल सीखने की पहली अवस्था हो जाएगी अनुकरण। अनुकरण यानी दूसरे को देखकर सीखना। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। कौन सा वो अधिगम हो जाता है मनोविज्ञान ने, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, तो ये नहीं दिया गया है गुथरी के द्वारा। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं गुथरी। इन्होंने बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है। जो क्षेत्र सिद्धांत है किस वर्ग का सिद्धांत है, तो ये हो जाता है गेस्टाल्ट वादियों का। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है।
दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुकरण। ठीक है, अनुकरण के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। किस जानवर पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के पावलोव ने प्रयोग किया है? किस जानवर पर किया गया था पावलोव के द्वारा प्रयोग? तो पावलोव के द्वारा किया गया था कुत्ते पर। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया गया था पावलोव के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, क्लासिकल स्थिति का जो प्रतिपादक है वो कौन हो जाएगा? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक तो ये हो जाता है आपका पावलोव। ठीक है, तो क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक माना जाता है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत तो ये भी दिया गया है आपका पावलोव के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं यहाँ से। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन तो ये भी किया गया है स्किनर के द्वारा ही। अभिकर्मायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया है? अभिकर्मायोजित अधिगम तो ये दिया गया है स्किनर के द्वारा ही। और सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने का हो जाता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है? तो ये दिया गया है जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांतकार हो जाते हैं हमारे, उनके द्वारा दिया गया है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा। अगला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक तो ये हो जाता है कोहलर। ठीक है, कोहलर किससे संबंधित है? तो कोहलर आपके अधिगम सिद्धांत से संबंधित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना? तो ये जाना जाता है आत्मसातकरण के नाम से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं उसमें वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? तो ये हो जाता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? कौन से पहलू की उपेक्षा होती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में? तो ये हो जाती है जैविक की। ठीक है, तो जैविक सिद्धांत की उपेक्षा हो जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है, कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? कौन सी विशेषता है जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो ये विशेषता हो जाती है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, तो ये जो है विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की हो जाती है। क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है? तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण ऐसा नहीं माना जाएगा। जो रटता है वो बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो कैसे होते हैं? तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी वो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हो जाते हैं विकलांग व्यक्तियों के से संबंधित। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन तो द्विकारक किया गया है ये स्पीयरमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के बच्चों में समायोजन की समस्या होती है? किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो ये होती है कुसार्ग बुद्धि के बच्चों में। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता का संयोजन है तो ये हो जाएगा उच्च क्षमता
उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति में। किस अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो ये हो जाती है आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व का स्वयं सिद्धांत दिया है कार्ल रोजर ने। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? यदि एक छात्र बुद्धिमान है तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, एक छात्र अधिक बुद्धिमान है तो उसको जो है जैसे वो प्रगति कर सकता है अनुप्रेरित उसको करेंगे, जिस तरह से भी वो प्रगति कर सकता है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? जो डिसलेक्सिया है तो डिसलेक्सिया हो जाता है पढ़ने की अक्षमता से संबंधित। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। किस रोग से ग्रस्त बच्चा स और वाज में अंतर नहीं कर सकता है? तो ये नहीं करता है डिसलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चा है, ये श और वाज में अंतर नहीं करता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होते हैं? जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है, तो ये होता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को डिस्ग्राफिया होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष किसके अनुसार अधिक समजातीय माना जाएगा? तो ये माना जाता है आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो जाता है, और ये होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अधिगम निर्योग्यता का क्या है? अधिगम निर्योग्यता क्या है? तो ये हो जाती है एक स्थिर अवस्था हो जाएगी अधिगम निर्योग्यता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।